नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। इलेक्शन स्पेशल शो इंडिया का चुनावी अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज चुनावी राज्यों की गहमा गहमी पर नजर डालेंगे, जानेंगे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे और गहलोत जीत के लिए क्या चालें चल रहे हैं। दाव तो वही मध्य प्रदेश, उनके दाव जानेंगे। मध्य प्रदेश में टिकटों के ऐलान के बाद कांग्रेस और बीजेपी कैसे बागियों से निपटेगी, ये भी जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सियासी उठापटक पर भी आज हमारी नजर रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। जी हां, राजस्थान जहां आज सबसे ज्यादा सियासी हलचल हमको देखने को मिल रही है। राजस्थान में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किस सीट से लड़ेंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है। गहलोत ने इस ऐलान के साथ ही बीजेपी पर सांप्रदायिक पार्टी होने का भी आरोप लगाया। गहलोत और सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किस सीट से लड़ेंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है। गहलोत ने इस ऐलान के साथ ही बीजेपी पर सांप्रदायिक पार्टी होने का भी आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार जनता की भावनाओं के साथ खेलती है। राम मंदिर और देशभक्ति के नाम पर भी बीजेपी देश को भड़का रही है, ये भी कहा उन्होंने। बीजेपी को सांप्रदायिक विचारधारा वाले लोग भी बताया। वहीं टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं के कांग्रेस आने का गहलोत ने स्वागत भी किया है। हम अपने सही रास्ते पे चलेंगे, इसलिए आज वो जो फूट करते थे वो बातें खत्म हो गई है और हम सब एक मैदान में एक साथ उतर रहे हैं। चुनाव के अंदर चुनाव सचिन पायलट जी भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है? अब ठीक है। मनोज शर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। तो ये अब बड़ी डेवलपमेंट कही जा सकती है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी मनु कि ये आपस में लड़ना बंद कर दें, तभी कांग्रेस का उद्धार होगा, तभी इनके सीट लड़ने का फायदा होने वाला है। बिल्कुल सही है बात, क्योंकि 12 तारीख से लगातार नॉमिनेशन का काम जारी है, लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ पाई है। इसका साफ और सबसे बड़ा कारण यही था कि दोनों नेताओं के बीच ही जंग चल रही थी कि चुनाव दोनों लड़े या नहीं लड़े। कल जो मीटिंग हुई सोनिया गांधी के यहाँ, जहां गहलोत ने साफ कर दिया कि वो तो चुनाव लड़ेंगे, सरदारपुरा उनकी परंपरागत सीट है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद ही ये आलाकमान ने तय किया कि सचिन पायलट को भी चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं समर्थकों के बीच में गुटबाजी जो है साफ तौर पर निकल करके आ जाए कि सीएम कौन बनेगा। अभी भी कांग्रेस ने इसके पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो राहुल गांधी का जो झुकाव है सचिन पायलट की ओर नजर आता है। तो इसको देख करके गहलोत खेमा जो है वो यही चाहता था कि चुनाव लड़े गहलोत और सरदारपुरा से चुनाव लड़े, तो इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले समय के अंदर जो जिस तरह की राजनीति कांग्रेस के अंदर चल रही है, उसके अंदर वो चाह रहे थे कि अशोक गहलोत का चुनाव लड़ना जरूरी है। इसलिए दूसरा खेमा भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि सचिन पायलट भी चुनाव लड़े। आखिर तय हो गया कि दोनों चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी नेताओं की जो गुटबाजी है वो टिकटों को लेकर के साफ तौर पर नजर आ रही है। 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक टिकट की सूची पर मोहर नहीं लग पाई है। अब जब दोनों नेताओं का ये हो गया है कि वो दोनों ही चुनाव लड़ेंगे, तो अभी माना जा रहा है कि अब ये आज या कल के अंदर सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद में कितने समर्थकों को वो टिकट दिला पाए, इसके ऊपर अभी भी ये जंग चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे, तभी वो आगे जाकर के सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, अगर दोनों एक हो जाते हैं, जी मनु, दोनों एक हो जाते हैं तो महारानी का सरदर्द कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि वसुंधरा राजे, क्योंकि अमित शाह की कोशिश यही है कि वो एक तरीके से वहां का मूड जांच ले और उसके बाद वो टिकट दे, लेकिन महारानी ये चाह रही है कि जो उनके भरोसेमंद साथी है उनको टिकट दिया जाए। तो वहां पर भी तो खींचतान साफ तौर पर देखी जा सकती है। और जब इस तरह का फैसला आता है कांग्रेस की तरफ से, इन दो कद्दावर नेताओं की तरफ से, तो जाहिर तौर पर महारानी की मुसीबतें भी बढ़नी तय माने। बिल्कुल, ये तो है कि दोनों नेता अगर चुनावी मैदान के अंदर उतरते हैं तो कहीं न कहीं उनके जो समर्थक हैं उनमें उत्साह ज्यादा है। उनके जहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं वहां उनके जो समर्थक हैं और जो आसपास की जो सीटें हैं उनके ऊपर खास तौर पर उनका प्रभाव पड़ता है। और दोनों मैदान में उतरेंगे तो ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी एक जो मुद्दा बना रही थी कि अभी तक सीएम का चेहरा नहीं है कोई कांग्रेस के पास में, और जिस तरीके से दोनों के नेताओं की जो गुटबाजी है, फूट है, वो सामने निकल करके आ रही है, तो उसके ऊपर तो एक चुप्पी लगी है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ी है, लेकिन जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में भी 69 जो 69 सीटों को लेकर के माथापच्ची चल रही है। साफ तौर पर जो 131 की सूची आई थी उसके अंदर वसुंधरा राजे के करीबन 85 विधायकों को टिकट मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी जो उनके मंत्री हैं खास उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है। इसको लेकर के काफी जद्दोजहद अभी भी चल रही है। दिल्ली के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अब माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा एक और सूची आएगी, उसमें वसुंधरा राजे के कितने मंत्रियों के टिकट करते हैं उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। जी, आने वाला वक्त ही स्थिति साफ करेगा। मनु, आप हमारे साथ बने रहिएगा।
राजस्थान की चुनावी गहमा गहमी में टिकटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के भीतर मची घमासान के बीच दौसा से बीजेपी सांसद हरीश मीणा ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। हरीश मीणा के कदम को बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हरीश मीणा के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मीणा समुदाय राजस्थान में प्रभावी समुदाय है। जी हां, और पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा इनकी अहमियत भी है। मीणा समुदाय के वोटरों का राजनीति और सरकारी सेवाओं में खासा दबदबा है। हरीश मीणा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की उपस्थिति में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान बीजेपी के नागौर से विधायक हबीबुर रहमान अशरफी लांबा ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो बीजेपी के लिए कहीं न कहीं बड़ी चोट है, बड़ा डेंट है ये नेताओं का कांग्रेस में शामिल हो जाना। कविता, बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस की अपनी क्या चुनावी रणनीति है। क्या दल बदलुओं के सहारे जीत की नैया को पार करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये भी देखना बेहद होगा अहम, क्योंकि मिशा अमूमन यही होता है, हर 5 साल में सत्ता बदलती है। एक बार बीजेपी के पास आती है, एक बार कांग्रेस के पास आती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पेच फंस सकता है। हालांकि महारानी को लेकर जिस तरह का आक्रोश है लोगों के बीच, उनको यही लगता है कि वसुंधरा राजे आज भी उनके साथ घुल मिलकर उनकी परेशानियों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती है, और उनका जो अड़ियल रवैया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान को भी परेशान करता हुआ नजर आता है। इन सब चीजों का असर पड़ेगा। कविता, हरीश मीणा जो है वो मीणा समुदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है। मीणा समुदाय एक बहुत डोमिनेंट वहां पर रोल होता है उनका पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं महारानी की दिक्कतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। मनु शर्मा हमारे साथ इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हरीश मीणा की ये जो पार्टी दल बदलू नीति रही है वो बीजेपी को डेंट और नुकसान पहुंचाने वाली है। मनु, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी में जो मीणा पॉलिटिक्स है उसको लेकर के बताना चाहेंगे कि पहले जो किरोड़ीलाल मीणा थे वो अभी हाल ही में शामिल हुए थे। जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उनको राज्यसभा का टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल किया था, और लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले चुनाव में अलग हो गए थे विधानसभा में। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए तो मीणा पॉलिटिक्स ने अपना रंग रूप बदलना शुरू किया था, खासतौर से पूरी राजस्थान के अंदर। जब से उनका कद, हरीश मीणा को ये लगने लगा कि उनका कद छोटा होता जा रहा है और उनकी पार्टी में पूछ कम होती जा रही है, इसको लेकर के ही उन्होंने ये पार्टी छोड़ी है। दूसरी बात, वो खुद विधानसभा का कहीं से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं दौसा क्षेत्र से, तो कहीं उनको लग रहा होगा कि पार्टी में अब उनकी कहीं पूछ नहीं है और टिकट मिलना भी उनको शायद संभव नहीं हो पाए। इसके तुरंत साथ ही उन्होंने ये पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। उनका खास प्रभाव ये माना जाए कि दौसा क्षेत्र में कोई बड़ा प्रभाव उनका मीणा समुदाय के अंदर हो, वो किरोड़ीलाल मीणा से इतना ज्यादा नहीं हो सकता। इसी कारण से सारी कवायद हुई है। लेकिन कांग्रेस के लिए बात जरूर है कि पूरी राजस्थान के अंदर उन्हीं के भाई, हरीश मीणा के भाई नमो नारायण मीणा हैं, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, और हरीश मीणा जो हैं वो अब सांसद हैं। अभी आगे आने वाले समय में पार्टी उनको अगर कहीं से चुनाव लड़ा करके और एक मजबूती और उस क्षेत्र के अंदर अपना प्रभाव दिखाना चाहती है, वो कांग्रेस के लिए जरूर हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में उस क्षेत्र के लिए एक बड़ा कद्दावर नेता उन्होंने पहले ही चुन लिया था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को चुनाव से पहले उन्होंने शामिल करके राज्यसभा में भिजवा दिया था। जी बिल्कुल मनु, लेकिन परेशानी ये भी हो जाती है जब इस तरीके से पैराशूट उम्मीदवारों को उतारा जाता है तो जो जमीन पर कार्यकर्ता होते हैं वो असंतोष से बढ़ जाते हैं, और उसके बाद भीतर घाट का जो खतरा है वो मंडराने लगता है। बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेताओं का कांग्रेस में आना कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन उनको कांग्रेस में बनाए रखना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी से आला कमान तक परेशान है। इसीलिए अभी तक राजस्थान के लिए कांग्रेस टिकटों का ऐलान नहीं कर पाई है। दिल्ली में बैठकों पर बैठकें चल रही हैं। कांग्रेस ने मंगलवार तक लिस्ट जारी करने का ऐलान भी किया था, लेकिन माना जा रहा है कि अभी तक लिस्ट पर आपसी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस का कहना यह भी है कि उम्मीदवारों को लेकर नेताओं के बीच कोई विरोध नहीं है। पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस अपने बागियों से कैसे निपटेगी, मिशा, ये भी बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, विजय लक्ष्मी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। विजय लक्ष्मी, अभी तक सीटों की लिस्ट जारी नहीं हुई है। बेशक वो बीजेपी से नेता तोड़ के अपनी पार्टी में कांग्रेस ले आ पा रही है, पर लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, विच मीन्स कि अंदर की कलह अभी तक सुलझी नहीं है।
बिल्कुल हमें जो सूत्र बता रहे हैं, या तो आज देर शाम या फिर कल जो है कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। राजस्थान, अगर 5 राज्यों की जहां पर चुनाव हो रहे हैं उनकी बात करें तो राजस्थान इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। और उसके अलावा भी राजस्थान हर 5 साल में राजनीति के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला स्टेट है। हर 5 साल में ऑल्टरनेट करता है राजस्थान, जहां तक कि राजनीति की बात है राजस्थान की। जरूर गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी में, और पहले जिस तरह से खबरें आ रही थी कि शायद ये मैसेजिंग देने के लिए कि जो नेता है वो बाद में डिसाइड होगा, पोस्ट पोल सिनेरियो में डिसाइड होगा कि कौन नेता है, किसी को चुनाव न लड़ाया जाए। लेकिन आज अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वो और सचिन पायलट दोनों ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो जहां तक मैसेजिंग की बात है वो जरूर अभी भी एक कंफ्यूज मैसेजिंग ही जाएगी सरदारपुरा से। हालांकि अशोक गहलोत एमएलए हैं, पहले भी लड़ते आए, तो उनका जरूर एक तरह से ये था कि वो सरदारपुरा से ही लड़ेंगे। लेकिन सचिन पायलट क्योंकि पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, इससे पहले वो एमपी रहे हैं, एक बार दौसा से और एक बार अजमेर से, तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तलाश में है सचिन पायलट जो गुर्जर डोमिनेटेड हो और इन्हीं 2 रीजन्स में हो, अजमेर और दौसा, क्योंकि ये इन्हीं 2 रीजन से वो जो है वो एमपी रहे हैं और उनकी फैमिली का वर्चस्व की अगर हम बात करें तो इन्हीं 2 एरियाज में रहा है। तो इस बार जो है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सी सीट जो है सचिन पायलट चुनते हैं अपने लिए। और पोस्ट पोल सिनेरियो में अगर कांग्रेस पार्टी के पास नंबर आते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा। जी चलिए विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब कांग्रेस की लिस्ट का हम सबको इंतजार रहेगा। राजस्थान के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी भाजपा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों ही के सामने बागियों ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अब दोनों दल टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। प्रदेश में सभी 230 सीटों पर 28 नवंबर को मतदान होना है। माना यह जा रहा है कि बागी नेता लगभग 30 सीटों के नेताओं को प्रभावित कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह, उपाध्यक्ष प्रभात झा, प्रदेश संगठन सचिव सुहास भगत उन नेताओं में शामिल हैं जो बागी नेताओं के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ पार्टी के खिलाफ उम्मीदवारी पेश कर रहे कैडर के नेताओं के संपर्क में हैं। पार्टी को उम्मीद है कि पहले की तरह ये नेता अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ये कवायद कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नेता विपक्ष अजय सिंह भी ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि चुनाव में पार्टी उम्मीदवार का सामना बागी नेताओं से न हो। दीप्ति हमारी सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। दीप्ति, जाहिर तौर पर ये जो बगावत है ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकती है। अब ऐसे में बीजेपी की क्या तैयारी होने वाली है इसको लेकर? देखिए, बगावत को जो बागियों को बिठाने की बात थी या जो बागियों को रूठों को मनाने की बात थी वो आज पूरी हो चुकी है। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और जितना हो सका दोनों दलों ने मनाया। मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस में काम दिग्विजय सिंह को दिया गया था। हालांकि दिग्विजय सिंह के कांग्रेस की तरफ से बागी कम मैदान में है, ज्यादातर को मना लिया गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी पार्टी के आला नेताओं के मनाने के बाद भी कई बागियों ने तो आला नेताओं से मुलाकात ही नहीं करी जब वो मनाने गए। तो बीजेपी में निश्चित ही बागियों की संख्या इस बार ज्यादा है, चाहे वो पुरानी मेयर रही हो, चाहे वो संगठन के पदाधिकारी रहे हो, चाहे वो युवा नेता रहे हो। तो निश्चित ही बीजेपी में बागियों की तादाद ज्यादा है। और जहां तक मनाने की बात है तो दोनों ही दल अब इस डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं कि किस तरह वहां पार्टी के फेवर में माहौल बनाया जाए, किस तरह वहां स्टार प्रचारकों की सभाएं कराई जाए और किस तरह वहां पार्टी के बड़े नेताओं को भेजा जाए, खासकर बीजेपी की किन बड़े नेताओं को भेजा जाए, किसकी वहां पर सभा कराई जाए जिससे दबदबा बढ़े और कहीं ना कहीं पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में माहौल बने। क्योंकि अब जितना मनाने की कवायद थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब बागी मैदान में है और कहीं ना कहीं वो वोट भी काटेंगे। तो डैमेज कंट्रोल में अब सिर्फ प्रचार का एक तरीका बचा है कि कैंपेनिंग किस तरह से की जाए कि जो बागी है वो कैंडिडेट को कोई इफेक्ट नहीं डाल सके। दीप्ति, इसके अलावा और किस तरह की रणनीति है? क्योंकि हमने देखा था एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि मेरे लिए जरूरी ये है कि कैंडिडेट जो है वो जिताऊ हो। क्या यही क्राइटेरिया है टिकट देने का? क्योंकि उन्होंने तो कैमरे पे ये तक बोल दिया था कि 3-4 अगर किसी के खिलाफ केस भी है तो
मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्रिमिनल केसेस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने लेकर आओ, सिर्फ जिताओ कैंडिडेट। क्या दोनों पार्टियों का इस तरफ इसको लेकर रुख एकदम साफ है? बिल्कुल दोनों ही पार्टियों का रुख इसको लेकर साफ है। और जब पहली बार लिस्ट निकली थी वो भी कई सर्वे के बाद निकली थी, चाहे वो कांग्रेस की लिस्ट रही हो या बीजेपी की लिस्ट रही हो। पार्टियों ने कई सारे अपने इंटरनल सर्वे कराए थे, 1, 2, 3 लेवल पे सर्वे कराए गए थे। उसके बाद दोनों ही पार्टी की प्रायोरिटी में जिताऊ कैंडिडेट था। उसका बेसिक रीजन ये था कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त बहुत है, बीजेपी की 3 बार की सरकार है और अगर बीजेपी के लिए खोने को बहुत कुछ है, इसलिए किसी भी हाल में वो चौथी बार वापस आना चाहती है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा है और ऐसे में एक हिंदी भाषी स्टेट में कांग्रेस अगर चौथी बार भी सरकार नहीं बना पाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा होता है। इसलिए यह बात बिल्कुल सच है कि दोनों कैंडिडेट का पहला क्राइटेरिया था कि जो जिताऊ हो, दोनों ही पार्टियों का कैंडिडेट को लेकर पहला क्राइटेरिया था कि जिताऊ होना चाहिए। जो चेहरा जिताऊ होगा उसे मैदान में उतारा जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी गुट का रहा हो कांग्रेस में या बीजेपी में, कि किसी भी कैडर का रहा हो या कितने छोटे उसका लेवल का प्रत्याशी रहा हो, कैंडिडेट रहा हो, या लेकिन पहला क्राइटेरिया सिर्फ जीत का रहा है। यही वजह है कि पार्टियों ने इस बार टिकट भी बहुत धीरे धीरे करके कई सारी लिस्ट लेके बांटे गए और उसमें कई सारे बीजेपी ने तो कई सारे मंत्रियों के भी टिकट काटे, जिसमें माया सिंह का नाम शामिल है, जिसमें कुसुम महदेले का नाम शामिल है। तो